इंडी गठबंधन की एक खासियत तो है बॉस, ये सरकार बना सकें या ना बना सकें, लेकिन माहौल बनाने में कभी पीछे नहीं रहते। माहौल बनवा लो इनसे और इनके इकोसिस्टम से, उसके बाद देखो कैसे इनका जोश हाई हो जाता है, एकदम पंप्ड हो जाते हैं। आज भी इन्होंने केजरीवाल की सशर्त जमानत पर ऐसा माहौल बनाया बॉस, आप हंसते हंसते गिर पड़ेंगे जब आपको डिटेल बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने की खुशी में आज आम आदमी पार्टी के लोग नाचते नाचते थक नहीं रहे, लड्डू खाते हुए गिनना भूल जा रहे हैं कि कितने लड्डू खा गए। नारे लगाते लगाते कईयों के गले बैठ गए होंगे, ऐसा माहौल सेट हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो निर्दोष साबित हो गए हैं। लेकिन नाचते गाते लड्डू खाते बांटते नारे लगाते इन लोगों को, जिन्होंने फूल बरसाए हैं गाड़ियों पर केजरीवाल के लिए जैसे ये कोई जंग जीत के आए हो, इनको कोई ये नहीं बताएगा कि केजरीवाल भले ही जेल से छूट गए हैं, लेकिन उनका मुख्यमंत्री अब भी एक तरह से जेल में ही है। क्योंकि ऐसी भी क्या खुशी की जमानत मिल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर हाथ बंधे हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के साथ यही किया। उन्हें जमानत भले मिल गई है, वो भले ही 5 महीने बाद जेल से छूट के बाहर आ गए, लेकिन वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। और इसकी वजह है वो शर्तें जिनके साथ केजरीवाल को जमानत मिली है। क्या यही वो शर्तें हैं जिनकी वजह से केजरीवाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या केजरीवाल जेल से बाहर आकर कांग्रेस को भयंकर डैमेज करने वाले हैं? आज पाठशाला के पहले चैप्टर में ये सारी बातें आपको विस्तार से बताऊं। लेकिन केजरीवाल की सशर्त रिहाई पर नागिन डांस टाइप करते लोगों को पहले यह बताना जरूरी है कि बॉस केजरीवाल बाहर ऐसे ही नहीं आए हैं। गजब गजब की शर्तें लगी हुई हैं और ये उनको निर्दोष साबित नहीं किया, भाई जमानत दी है। क्योंकि लोअर कोर्ट में अभी सुनवाई चलने में केस की पूरी समय लगेगा, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है इनको बेल दे दो, लेकिन सशर्त बेल दो। अगर आप इन शर्तों को जानेंगे जिनके आधार पर केजरीवाल को जमानत मिली है, तो आपको लगेगा कि कोर्ट ने तो केजरीवाल के हाथ ही बांध दिए। वो बाहर आकर भी कहने के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल को जिन 6 शर्तों पर जमानत मिली है, उसमें पहली शर्त है किसी ऑफिशियल फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो और एलजी की मंजूरी लेने के लिए जरूरत ना हो। मतलब मुख्यमंत्री किस बात के, कोई काम ही नहीं करना है। दूसरी शर्त, उनके दफ्तर जाने पर रोक है। वो ना तो अपने ऑफिस जा सकेंगे ना सचिवालय जा पाएंगे, काहे के मुख्यमंत्री भाई। तीसरी शर्त, शराब घोटाले के केस पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, कोर्ट ने कह दिया। चौथी शर्त, किसी गवाह से बातचीत की इजाजत नहीं है। पांचवी शर्त, केस से जुड़ी कोई भी फाइल नहीं देख सकते। और छठी शर्त, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। मतलब जिस व्यक्ति को इतने फूलों से स्वागत किया जा रहा है, वो व्यक्ति आज भी आरोपी है इस केस में। लेकिन माहौल देखिए ऐसा बना रहे, बाप रे बाप, कि छूट गए। केजरीवाल को 10 लाख का बेल बॉन्ड भी भरना है। ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करने के लिए भी कहा गया है। यानी अरविंद केजरीवाल कोई नीतिगत फैसला नहीं कर पाएंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार चलाने के मामले में वो जेल के अंदर रहें या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बावजूद केजरीवाल बाहर आए हैं तो खुद को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कोई सुपर हीरो आ गया है जंग जीतकर, जो अब दिल्ली को बचाएगा। सुनिए अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने आज शाम जेल से बाहर आने के बाद पहली बात क्या कही है। उसके बाद आपको बताता हूं कि कैसे केजरीवाल की मुसीबत बढ़ सकती है। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा।
केजरीवाल को सुनिए तो ऐसा लगेगा कि वो जमानत पर बाहर नहीं आए, बल्कि मानो कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मान लिया हो और तब जेल से रिहा किया। मैंने कहा ना, माहौल बनवा लो इन लोगों से भाई। अगर माहौल बनाने का कोई कोर्स होता तो उस कोर्स का सर्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन जारी करने का अधिकार रख सकता था। भाई कल ही आप देखिए ना, यही इंडी गठबंधन और इसका इकोसिस्टम पीएम मोदी के चीफ जस्टिस के घर जाने पर लोकतंत्र की हत्या का माहौल बना रहा था। आज केजरीवाल को जमानत क्या मिली, लोकतंत्र फिर जिंदा उठा है। लोकतंत्र अलग परेशान है कि बॉस एक बार तय करो कि मुझे जिंदा रहना है या मुझे मर जाना है, मैं मर गया हूं या जिंदा हूं। जब मन मार देते हो, जब मन कहते हो लोकतंत्र जिंदा है। खैर, जिस हौसले की बात केजरीवाल कर रहे हैं वो हौसला दिल्ली के किस काम का, जब वो कोई फैसला ही नहीं ले सकते। वैसे भी उनके पास पावर लिमिटेड है और दिल्ली की चुनौतियां अनलिमिटेड। क्योंकि आप देखिए, करीब 6 महीने से केजरीवाल जेल में, उनके जेल से सरकार चलाने की जिद की वजह से दिल्ली वालों के जरूरी काम रुके हुए हैं। केजरीवाल बाहर आएंगे तो दिल्ली वालों को यह उम्मीद होगी कि केजरीवाल उनके रुके हुए काम पूरे करवाएंगे। ऐसे में केजरीवाल ये बहाना नहीं बना सकते कि उनके हाथ तो बंधे हैं, वो क्या करें, क्योंकि दिल्ली में चुनाव करीब हैं। अगर जनता के काम नहीं हुए तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, दिल्ली में कैबिनेट में भी एक पद खाली है, उसे भी भरने की चुनौती है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर हैं, उन्हें भी चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में शामिल कर जनता के बीच मैसेजिंग करनी होगी। केजरीवाल के पास वक्त कम है और सामने चुनौतियों की फाइल पूरी तैयार दिख रही है। आधी अधूरी ताकत के साथ अगर केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बने रहे तो हो सकता है कि जनता ईवीएम पर अपनी सारी ताकत दिखा दे। इन चुनौतियों के बाद भी कुर्सी का चक्कर ऐसा है बाबू भैया कि कुर्सी केजरीवाल से छूटे नहीं छूट रही। भले ही केजरीवाल बाहर आकर कोई काम कर सके या ना कर सके, इसलिए तो बीजेपी कह रही है कि जब बाहर आकर भी केजरीवाल दिल्ली को चला ही नहीं पाएंगे तो रिजाइन करें, इस्तीफा दें। कौन बात के मुख्यमंत्री, किसी और को सीएम बनाएं, कम से कम दिल्ली के रुके हुए काम तो पूरे हों। एक बार बीजेपी नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि अगर केजरीवाल ने कुर्सी अब भी नहीं छोड़ी तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। ऐसा माहौल बन रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। पहले बीजेपी को सुनिए। कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे आरोप लगने पर इस्तीफा दो, इतने बेशरम हैं, इतने पापी हैं, इतना भ्रष्टाचार किया है उन्होंने और नैतिकता बची नहीं है। ऐसा लगता है कुर्सी पर फेविकोल डाल के बैठे हैं। कुछ भी हो जाए, पद नहीं छोड़ूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। पुनः मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर इस्तीफा दे मुख्यमंत्री पद से, वरना जनता के पास बहुत ताकत है। वैसे तो केजरीवाल को भी यह पता है कि जिस तरह की शर्तें उन पर लगाई गई हैं उससे वो ज्यादा दिन सीएम के तौर पर काम नहीं कर सकते। भाई फाइल साइन करेंगे नहीं, दफ्तर जाएंगे नहीं, काम क्या करेंगे फिर डेले का। यह बात केजरीवाल के लोग भी समझते हैं। इसीलिए तो मनीष सिसोदिया ने आज यह भी कह दिया कि वो बेल की शर्तों को भी कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुनिए एक बार मनीष सिसोदिया को। अब केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, बीजेपी को दिख गया है, बीजेपी बाहर आने की खबर से घबरा गई है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। बीजेपी वालों को भी पता है कि इस तरह की कंडीशंस आगे कोर्ट में चैलेंज होंगी तो रुकेंगी नहीं। लेकिन आज बीजेपी जो ये कहने की कोशिश कर रही है, अपनी जो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बीजेपी की स्थिति ये हो गई है। वो कंडीशन पहले बेल चिल्ला रहे थे, कंडीशन चिल्ला रहे हैं। कुल मिला के केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं और इनको ये घबराहट हो रही है बीजेपी को कि अब केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो अब क्या होगा। जब तक बेल की शर्तों में कोई राहत नहीं मिलती तब तक तो केजरीवाल के लिए मुसीबत ही है। वो भले ही कितना जश्न मना ले, लेकिन बार बार यह सवाल आता रहेगा कि कब तक दिल्ली में इसी तरह से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़े रहेंगे। क्योंकि जमानत की शर्तें तो इतनी कड़ी हैं कि जेल के बाहर आकर भी सरकार चलाना केजरीवाल के लिए मुश्किल है। यह एक बड़ा संवैधानिक संकट है जो आज से नहीं 5 महीने से चल रहा है, जब से केजरीवाल जेल गए। अगर वो किसी को सीएम बना देते तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे, जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं दिया और ना ही जेल के बाहर आने के लिए
के बाद इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि इतनी कड़ी शर्तें हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर क्या ही फैसले ले पाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या, क्योंकि केजरीवाल को जमानत क्यों मिली? इसलिए थोड़ी मिली है कि वो निर्दोष हैं, इसलिए मिली कि कोर्ट ने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल के मामले में, ये शराब घोटाले के मामले में जो केस चलेगा अभी लोअर कोर्ट में पहले, वो लंबा चलेगा, तो बेल दे दो जैसे दूसरों को दिया है। अब इसका सीधा सीधा मतलब तो यह है कि केस लंबा चलेगा, यानी बेल भी लंबी चलेगी और बेल में लगी हुई शर्तें भी साथ में लंबी चलेंगी, यानी केजरीवाल लंबे समय तक ना फाइल साइन कर पाएंगे, ना लंबे समय तक ऑफिस जा पाएंगे। जब लंबे समय कुछ नहीं कर पाएंगे तो दिल्ली में लंबे समय तक संवैधानिक संकट बना रहेगा। ऐसे में काम कैसे होगा बॉस? और इसीलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा तेज हो गई है, और यह चर्चा तो तब से चल रही है जब केजरीवाल जेल में थे। बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और राष्ट्रपति ने 2-3 दिन पहले ही गृह मंत्रालय को विचार के लिए भेजी थी वो चिट्ठी। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा, उसमें क्या कानूनी पेच है, ये सब बातें देखनी होगी। साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली में चुनाव कब है। दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, यानी सिर्फ 4-5 महीने ही बचे हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रपति शासन लगता भी है तो भी क्या इससे कोई फायदा होगा, या फिर इसे केजरीवाल अपनी सियासत के लिए भुना लेंगे और नया विक्टिम कार्ड खेल देंगे कि भाई देखो मैं बाहर आया तो डर के इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, या फिर एलजी जो है वो गृह मंत्रालय जो है वो रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को कि भैया यहां तो संकट है, भाई पहले जेल में थे तो आदमी ये सोच सकता था कि भाई बेल मिलेगी तो हो सकता है फिर अपनी सरकार चलाएंगे, लेकिन यहां तो काम में ही दिक्कत है बेल मिलने के बाद भी। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगने का आधार तो बन गया है। खैर दिल्ली में आगे क्या होगा यह अभी क्लियर नहीं है। अभी तो आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी है, उसे लग रहा है कि केजरीवाल चुनाव में उतरेंगे तो झंडे गाड़ देंगे। लेकिन कोर्ट में सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही साबित कर केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को भी चुनौती दी, गिरफ्तारी को अवैध बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही माना, उसे नियमों के तहत माना। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने अपने आवेदन में उन वजहों को बताया है कि उन्हें गिरफ्तारी क्यों जरूरी लगी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस तर्क में दम नहीं लगता कि सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करते हुए कानून का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया, यानी कोर्ट ने माना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं थी। लेकिन इस मामले में जो दूसरे जज थे उन्होंने जरूर सीबीआई के केस की गिरफ्तार करने की टाइमिंग पर सवाल जरूर उठाए कि वो टाइमिंग जो है वो प्रश्न के दायरे में आती है। अच्छा, दूसरी बात यह नहीं भूलनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के केस में अभी भी मेरिट पर कोई बात नहीं हुई है। शराब घोटाले में उनकी क्या भूमिका है इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, ना ही इस पर कोई फैसला सुनाया है। अभी तो कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू होगा। शराब घोटाले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ऑलरेडी ये कह चुका है कि ईडी के पास जो सबूत है उससे पहली नजर में यह लगता है कि केजरीवाल की इस घोटाले में भूमिका है। अप्रैल 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि ईडी की तरफ से पेश किए गए सबूतों से ऐसा लगता है कि केजरीवाल अपराध से कमाई गई रकम को छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। तो जो लोग इस सशर्त जमानत को निर्दोष होने का सर्टिफिकेट बता रहे हैं, भाई हाईकोर्ट कह चुका है कि पहली नजर में लग रहा है कि मामला है। हाईकोर्ट ने माना था कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि गोवा विधानसभा चुनाव में पैसा कैश में बांटा गया। आपको बता दें कि शराब घोटाले में यही आरोप है कि घोटाले से कमाए गए पैसे को आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में खर्च किया। जब हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि कोर्ट की पहली चिंता संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखनी है, ना कि पॉलिटिकल नैतिकता को। यानी केस के मेरिट पर बात करें तो कोर्ट यह मान चुका है कि पहली नजर में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। बीजेपी भी यही बात कहकर केजरीवाल को घेर रही है। सुनिए दिल्ली बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। ये चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। कि आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत है प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। आज वो अपने भ्रष्टाचार का जश्न जरूर मना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के जमानत क्लब में मैं स्वागत करता हूं। जमानत मिलने का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं है।
और माननीय कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य, जो सबूत माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिखाए हैं उससे कोर्ट सहमत है। और जमानत मिलना अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है जिसमें जमानत मिलती है और ये कोई पहली बार नहीं है। अरविंद केजरीवाल भले ही शराब घोटाले के मामले में बेल पर जेल से बाहर आ गए, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। दिल्ली शराब घोटाले के अलावा एक और मामला है जिसमें वो घिरे हुए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल में खुलासा किया था कि नियमों को ताक पर रखकर रेनोवेशन के नाम पर केजरीवाल के लिए नया मुख्यमंत्री आवास बना दिया गया था और इसमें 8-8 लाख के पर्दे और 4-4 लाख के कमोड और पता नहीं क्या क्या लगा। इस रेनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसमें जमकर घोटाला होने का भी आरोप है, जिसके बाद शीश महल मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपी गई थी। पिछले साल सितंबर में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू भी कर दी थी। अब इस मामले में आगे जांच अगर बढ़ती है और कुछ गड़बड़ी मिलती है तो केजरीवाल नई मुसीबत में भी फंस सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उनकी पार्टी का जश्न समझ में आता है, लेकिन केजरीवाल को जमानत मिलने से कांग्रेस भी खुश है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि इसके बहाने वो नरेंद्र मोदी को घेर लेगी। लेकिन जिन केजरीवाल के बहाने कांग्रेस नरेंद्र मोदी को कोस रही है, वही केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस के वोट काटने को तैयार है। एक बार कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा हरियाणा में कांग्रेस का खेल कैसे खुद केजरीवाल बिगाड़ सकते हैं। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है काफ़ी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। मोदी जी, आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। भाई ये बात तो सबको पता है कि जहां जहां भी आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है वहां वहां उसने कांग्रेस को चोट पहुंचाई है। दिल्ली और पंजाब का उदाहरण सबके सामने। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि अब तो डबल एनर्जी के साथ हरियाणा चुनाव लड़ेंगे। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, फिर आपको बताऊंगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तैयारी कैसी है और कैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही नुकसान करेगी हरियाणा चुनाव में। पूरे हिंदुस्तान में आज कार्यकर्ताओं के मन के अंदर खुशी है, हमारा उत्साह डबल हुआ है और विशेषकर हरियाणा में अब अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि केजरीवाल के आने से उसे हरियाणा चुनाव में बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से ही हरियाणा चुनाव में खूब दम लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने अपनी कैंपेन थीम ही रखी है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल। चुनाव प्रचार में सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का बेटा कहकर ही कनेक्शन जोड़ रही। पिछले 1 महीने से हरियाणा में सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा और 25 से ज्यादा बड़े चुनावी इवेंट वो कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जानकारों के मुताबिक हरियाणा में 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है और यहां कांग्रेस को बड़ा डेंट लग सकता है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। यही सारी बातें समझकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से बातचीत शुरू भी की थी कि किसी तरह से गठबंधन हो जाए, लेकिन सीटों पर बात बनी नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों की सोच यह है कि आम आदमी पार्टी का तो हरियाणा में कोई जनाधार ही नहीं है, एक नई पार्टी क्या ही कर लेगी हरियाणा में। लेकिन हरियाणा में ऐसा हुआ है कि जब नई पार्टी ने आकर बड़ा खेल कर दिया है। हरियाणा में पिछली बार के चुनावी नतीजों को ही देख लीजिए। 2019 हरियाणा विधानसभा में एक नई पार्टी ने कांग्रेस का गेम बिगाड़ दिया था। इस नई पार्टी का नाम था जेजेपी, यानी जननायक जनता पार्टी, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही। विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। चुनाव में कांग्रेस को 28% वोट के साथ 31 सीटें मिली थी, बीजेपी को 36.5% वोट के साथ 40 सीट, जेजेपी को 15% वोट मिले और सीटें 10। इसके अलावा अन्य को 20.5% वोट के साथ 9 सीटें मिली थी। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार निर्दलियों को 6.37% वोट मिले थे और 7 सीटें आई थी। यानी हरियाणा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा थर्ड प्लेयर गेम पलट सकता है, और यह थर्ड प्लेयर अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं, निर्दलीय भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं।
और जितने प्लेयर होंगे उतना फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट इन लोगों में बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और केजरीवाल के बीच हरियाणा चुनाव को लेकर बात नहीं बन सकती थी। जब लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो गया तो विधानसभा चुनाव गठबंधन में क्या दिक्कत थी बॉस? लेकिन कांग्रेस को यह लग गया कि उनका काम तो लोकसभा चुनाव में निकल गया, तो अब क्यों वो केजरीवाल या अखिलेश यादव जैसे नेताओं को भावते? कांग्रेस भाई लोकसभा चुनाव में उसको पता था कि हम नरेंद्र मोदी से सीधे नहीं लड़ सकते, जहां सीधे लड़ते हैं वहां पटक देते हैं नरेंद्र मोदी। तो सबके कंधे पे चढ़ चढ़ के, यूपी में समाजवादी पार्टी के कंधे पे चढ़ गए, महाराष्ट्र में दूसरे दलों के कंधे पे चढ़ गए, ऐसा कर करके कांग्रेस ने सीटें हासिल कर ली। लेकिन जब अब इनको सीट देने की बात आई तो केजरीवाल को हरियाणा में ढंग की सीटें देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं, अखिलेश को सीटें देने को तैयार नहीं। कांग्रेस को जब जब यह लग जाता है कि वो मजबूत है, वो अपने पार्टनर्स को कोहनी मार देती कि हटो ना, सटो मत। और जब कांग्रेस को लगता है कि वो कमजोर है तो वो अपने कांग्रेस पार्टनर्स के कंधे पे चढ़ जाती है कि यार थोड़ा सा झुको ना, हमको भी बैठने दो, जैसा लोकसभा में इन्होंने किया। लेकिन अब केजरीवाल आए हैं, कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाएंगे। पाठशाला में अब अगली क्लास। शिमला की मस्जिद पर बवाल जारी, आज हिंदुओं ने गजब किया। हिमाचल के हिंदुओं ने ऐसा क्या किया कि मस्जिद कमेटी ने खुद दीवार तोड़ दी। मस्जिद के अवैध निर्माण पर आ गया फुल एंड फाइनल फैसला। अब आगे क्या एक्शन होगा, जरा ये खबर देखिए। जिस वक्त देश में कुछ नेता जाति जाति कर रहे हैं और जाति में सबको बांट रहे हैं, उस वक्त हिमाचल प्रदेश को देखना चाहिए बॉस। वहां गजब की हिंदू एकता दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के हिंदुओं ने अपनी एकता से गजब कर दिखाया है और देश भर में लोग बोल रहे हैं कि अरे बॉस, हिमाचल के हिंदुओं से सीखो। जिन हिंदुओं के लिए कहा जाता था कि ये तो जाति में ही बटा रहेगा, ये तो सोया है, उठेगा नहीं, बॉस अपने हक की लड़ाई हिंदू कैसे लड़ रहा है हिमाचल में, ये देखने और सीखने लायक। ये ऐसी हिंदू एकता है जिसने अवैध निर्माण करने वालों को सरेंडर करवा दिया। हाल ये है कि कोई अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ने में जुट गया। कोई कह रहा है कि थोड़ा टाइम दे दीजिए ना बॉस, खुद ही अवैध निर्माण गिरा भी देंगे। हिमाचल प्रदेश में ऐसा 2 जगह पर हुआ है, एक है शिमला और दूसरा है मंडी। दोनों ही जगह पर हिंदुओं में ऐसा गुस्सा है कि ना हिमाचल सरकार की लाठियां देख रहा है हिंदू, ना डर रहा है ठंडे पानी की बौछारों से। पहले आपने देखा होगा कि शिमला में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतरे, अल्टीमेटम दे दिया, तो इसका असर हुआ कि अवैध निर्माण करने वालों ने खुद ही कह दिया कि हम ही तोड़ देंगे ना अवैध निर्माण। इसी तरह का बवाल हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ। वहां भी एक मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में लोग सड़क पर आ गए। इसका असर क्या हुआ, कैसे खुद ही मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद मस्जिद के लोग तोड़ने लगे, ये आपको आगे दिखाऊंगा। पहले आप ये देखिए कि शिमला के बाद मंडी में भी कैसे हिंदू समाज सड़कों पर आया और न लाठीचार्ज से डरा, न ठंडे पानी की बौछारों से, और अपने हक की आवाज बुलंद करता रहा। जरा पहले कुछ तस्वीरें देखिए। सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा लड़ाई किसी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, मुस्लिम भाई से नहीं है, वो अपनी मस्जिदें बनाए बट किसी गैर जगह पर नहीं। रोहंगी है, कोई पता नहीं इनका, किसी को कोई जानकारी नहीं है कौन कहां से आ रहा है, कौन जा रहा है, ना इनको पूछने वाला है। अगर पूछेंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में मंडी में आज जबरदस्त बवाल हुआ। उस बवाल की तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाता हूं। मंडी की जिन सड़कों पर आम दिनों में कुछ खास हलचल नहीं दिखती, उन्हीं सड़कों पर आज अचानक सैकड़ों लोगों का हुजूम निकलता दिखाई दिया। लोगों की यह भीड़ मंडी की जेल रोड में बनी मस्जिद के विरोध में सड़क पर उतरी। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ने पर अड़े रहे तो पुलिस वालों ने भी उन्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। जरा एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाई एम्बुलेंस की। काफी देर तक हुई धक्का मुक्की के बाद प्रदर्शनकारी वहां लगे बैरिकेड्स तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स फांदकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ पहले से तैनात वाटर कैनन एक्शन में आ गई। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार शुरू कर दी गई।
पानी की धार इतनी तेज थी कि बैरिकेड्स पर चढ़े प्रदर्शनकारी नीचे गिर गए। प्रदर्शनकारियों पर हुई पानी की बौछार की ड्रोन कैमरों से ली गई तस्वीर देख रहे हैं आप। किस तरह पानी की तेज बौछार की वजह से प्रदर्शनकारियों में अफरा तफरी मची दिखाई दी। हालांकि काफी देर तक हुई ठंडे पानी की बौछार भी प्रदर्शनकारियों के हौसले को तोड़ नहीं पाई। वाटर कैनन का पानी खत्म होने के बाद उन्होंने फिर नारेबाजी शुरू कर दी, प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए एक बार वहां क्या हुआ। मंडी में मस्जिद में हो रहे अवैध निर्माण के विरोध में मचे बवाल पर ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भी आपको दिखाता है। है लोग सड़कों पर हैं और इस वक्त देखिए पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और अपना गुस्सा यहां पर जता रहे हैं। आप देखिए यहां पर वाटर कैनन चलाया गया है, लोगों को यहां से पीछे हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी लोग यहां पर जमे हुए हैं और यहां पर खड़े हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले। प्रदर्शन से पहले हिंदू संगठन की अपील पर बड़ी संख्या में लोग मंडी के सेरी मंच के पास इकट्ठा हुए। मस्जिद के विरोध में रैली निकालने से पहले लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया वहां पर मिलकर। तो इन नारों के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद लोग शंखनाद और नारेबाजी करते हुए मस्जिद की तरफ निकल गए। हालांकि लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पहले ही मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। वहां बैरिकेड्स लगाकर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन भी तैनात कर दिए गए। प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे इलाके की निगरानी शुरू कर दी गई। एक तरफ मंडी की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था, तो दूसरी तरफ उसी समय मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ मंडी नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बाद कमिश्नर कोर्ट ने मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाने का आदेश दे दिया। कमिश्नर ने अपने आदेश में क्या कहा है और मस्जिद को लेकर क्या विवाद है वो भी समझ लीजिए। मंडी शहर में जेल रोड के पास बनी ये 3 मंजिला मस्जिद करीब 3 दशक पुरानी है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिल बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनाई गई है। इसे लेकर इसी साल जून के महीने से मंडी नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर आज नगर निगम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिसके तहत मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाया जाएगा। मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहाने के लिए मस्जिद कमेटी को 1 महीने का समय दिया गया है। 30 दिन के अंदर मस्जिद कमेटी ने अगर अवैध ढांचे को नहीं गिराया तो प्रशासन इसे तोड़ देगा, जिसका खर्च मस्जिद कमेटी से वसूला जाएगा। इस दौरान मस्जिद कमेटी के लोग कमिश्नर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। यही नहीं, इस मस्जिद के आगे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से दीवार बनाने का भी आरोप है, जिस पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया जा चुका था। लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने कल इस दीवार को खुद ही तोड़ दिया कि लो ना बॉस, हम ही तोड़ देते हैं। लोगों के प्रदर्शन का कुछ ऐसा ही असर शिमला में भी दिखा। वहां भी 11 सितंबर को हुए जबरदस्त प्रदर्शन के बाद संजौली मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ने की पेशकश कर दी। हालांकि यहां यह समझना भी जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को मस्जिद पर ऐतराज नहीं है, उनका विरोध मस्जिद के नाम पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर है। जैसे शिमला के संजौली इलाके में भी मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप है, उसी तरह मंडी में भी मस्जिद पर अवैध निर्माण का आरोप है। आरोप है कि संजौली में बिना मंजूरी के मस्जिद के ऊपर 3 मंजिल का निर्माण हुआ, मंडी में 2 मंजिल ऊपर खड़ी कर दी गई। इसी अवैध निर्माण को ढहाने के लिए पहले शिमला में हजारों की संख्या में हिंदू सड़क पर उतरे। आज मंडी में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और राज्य सरकार ने अगर समय रहते इस तरह हो रहे अवैध निर्माण पर लगाम लगा दी होती तो लोगों को सड़क पर उतरना ही नहीं पड़ता। मस्जिद में हो रहे अवैध निर्माण पर मंडी की जनता को भी सुनिए। सबका निर्णय यही है, अभी इसको बिल्डिंग को तोड़ो, पहले सील किया जाए। सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा लड़ाई किसी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, मुस्लिम भाई से नहीं है, वो अपनी मस्जिदें बनाए बट किसी गैर जगह पर नहीं। रोहंगी है, कोई पता नहीं इनका, किसी को कोई जानकारी नहीं है कौन कहां से आ रहा है कौन जा रहा है।
ना इनको पूछने वाला है। अगर पूछेंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते। सड़कों पे भी चलते हैं तो भी सरकार बोलती है ये हमारी जगह है। फिर वहाँ पे इतनी बड़ी मस्जिद बनी, वहाँ पे किसी ने क्यों नहीं बोला कि वहाँ पे ये सरकार की जगह है? मस्जिद कैसे खड़ी हो गई वहाँ पे? अब जब हिमाचल की जनता अल्टीमेटम दे चुकी है कि मस्जिदों में अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाए, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो उन्हें खुद फैसला लेना होगा, तो अब तक प्रदर्शन तो होते ही रहते हैं कहकर लोगों के गुस्से को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही हिमाचल सरकार बैकफुट पर नजर आने लगी। आज मस्जिद में अवैध निर्माण पर हो रहे बवाल पर हिमाचल के सीएम ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई और भरोसा दिया कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू को सुनिए एक बार। जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है। अगर यही बात पहले हो जाती तो इतना बवाल ही नहीं होता, लेकिन गुस्सा तब फूटता है जब अवैध निर्माण करने वाले अपने काम में लगे रहते हैं और सरकारें देखती रह जाती हैं और लोगों को लगता है कि बॉस हमको सड़क पर उतर के अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, वरना ये नहीं रुकेगा। और इसलिए हिमाचल में जिस तरह से हिंदुओं ने एकता दिखाई है, इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। लेकिन कुछ और हिंदुओं की भी बात करूंगा जिन्होंने वीआईपी कल्चर के चक्कर में हिंदुओं के साथ ही किया आपको देखना चाहिए। पाठशाला में अगला चैप्टर, लाल बाग के राजा के दरबार में भक्तों को भेड़ बकरी किसने बना दिया? वीवीआईपी दर्शन वाले राजा, आम पब्लिक कुछ नहीं। बप्पा के भक्तों का घोर अपमान कैसे हुआ, देखिए जरा। भगवान किसी से भेदभाव तो नहीं करते। भगवान के दरबार में अमीर गरीब वीआईपी आम इंसान ऐसा तो नहीं होता, सब बराबर हैं। लेकिन मंदिर की व्यवस्था संभालने वाले लोग जब भक्तों में भेदभाव करते हैं तो इस तरह के सवाल उठते हैं कि क्या लोगों की हैसियत देखकर उनको दर्शन करवाए जाएंगे क्या? सोशल मीडिया पर आजकल मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें वीआईपी दर्शन और आम लोगों के दर्शन के बीच एक बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। आम भक्त को देखिए कैसे भेड़ बकरी की तरह पकड़ के धकेल दिया जा रहा है और वीआईपी दर्शन वाला वहीं खड़े होकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि भगवान के दर्शन में यह भेदभाव क्यों हो रहा है भाई? वो जो उधर दर्शन करने गया है आम भक्त, उसकी कोई हैसियत नहीं है। देख रहे कैसे गर्दन में हाथ लगा के धड़ धक्का, पैर अभी छुआ नहीं बाबा के, लालबाग के राजा के, धक्का, और इधर कुछ नहीं, इधर खड़े हैं लोग। अगर आप कोई वीआईपी हैं तो पूरे सम्मान के साथ आराम से दर्शन का मौका मिलेगा, लेकिन जब कोई आम इंसान दर्शन के लिए आता है तो उसे धक्का देकर साइड किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं भाई कि यहां की व्यवस्था संभालने वाले आयोजक लोगों की हैसियत के हिसाब से भगवान के दर्शन का तरीका क्यों तय कर रहे हैं? और इसमें जो वीआईपी दर्शन के लिए गए उन लोगों की दिक्कत नहीं है, उनकी गड़बड़ी नहीं है भाई। उनको आप बोल रहे हो कि आप आओ वीआईपी दर्शन करो, वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। सवाल है कि आम आदमी को भेड़ बकरी क्यों बना दिया भाई? आप कुछ वीडियोस देखिए जिनके वायरल होने के बाद यहां के आयोजकों की बड़ी आलोचना हो रही है। इस वीडियो को देखिए, इसमें एक तरफ वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, दूसरी तरफ आम लोगों की भीड़ जिनकी गर्दन पकड़ पकड़ कर दर्शन करवाए जा रहे हैं और इसके बाद धक्का देकर आगे बढ़ा दिया जा रहा है। ये आम लोग, इस काम के लिए बाकायदा बाउंसर लगाए गए, लेकिन दूसरी तरफ वीआईपी दर्शन में आए लोग दर्शन के बाद बड़े आराम से सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इनके लिए दर्शन की कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, जितना चाहे उतना टाइम ले लो, दर्शन कर लो। लेकिन बगल में आम लोग हैं जिन्हें भगवान के सामने शीश झुकाने के लिए 1 सेकंड का समय नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। ये भाई लोग तो ठीक तरह से दर्शन करने से पहले ही धक्का देकर ठेल दिए जा रहे हैं कि हटो निकलो। यानी दर्शन के दौरान भक्तों की हैसियत के हिसाब से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। अगर वीआईपी हैं तो पूरे सम्मान के साथ दर्शन करिए, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाइए, लेकिन अगर आम इंसान है तो अपमान के साथ धक्का पाइए और निकलिए। इस वीडियो को देखकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि धक्का खाने के बाद भी ये लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? दरअसल जो लोग धक्का देने के लिए तैनात किए गए हैं उनमें ज्यादातर प्रोफेशनल बाउंसर्स हैं जो आने वाले भक्तों के साथ कई बार मारपीट तक पर उतर आते हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें यहां की महिला बाउंसर ने एक टीवी एक्ट्रेस के साथ हाथापाई कर दी। ये एक मशहूर टीवी सीरियल की एक्ट्रेस सिमरन है जो कुछ दिन पहले अपनी मां के साथ लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंची, लेकिन इस दौरान इनका यहां तैनात महिला बाउंसर्स के साथ उनकी झड़प हो गई, हाथापाई हो गई। दरअसल सिमरन लालबाग के राजा के वीआईपी दर्शन के लिए जा रही थी, लेकिन इन महिला बाउंसर्स ने सिमरन को पहचाना नहीं और उन्हें रोकने के लिए हाथापाई की नौबत आ गई।
पहले आप भी इस वीडियो को देखिए, इसके बाद यह भी बताऊंगा कि लालबाग के राजा के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ आती क्यों है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए हर साल लाखों की भीड़ आती है। यहां आने वाले लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार होता है, यानी जो वीआईपी है उसे सम्मान के साथ दर्शन के अलावा फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है, लेकिन आम लोगों को इसी तरह धक्के खाने पड़ते हैं। एक और वीडियो देखिए, इसमें आम भक्तों की भीड़ बप्पा के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है वैसे ही लोगों की भीड़ धक्के के साथ अंदर आती है। इस भीड़ में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। आप सोचिए कि अगर इस भीड़ की चपेट में कोई आ जाए, कोई हादसा हो सकता है। लेकिन आप देखिए कैसे गेट बंद किया जा रहा है भाई, मतलब कोई दब जाए, उसका हाथ दब जाए, उसको चोट लग जाए, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जब कोई सेलिब्रिटी जैसे फिल्म स्टार, बड़े बड़े नेता आते हैं तो यहां आयोजकों का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है कि आइए ना सर, आइए सर, आइए सर, आइए सर। क्यों? ये आम आदमी जो है, इसको लालबाग के राजा ने कहा है, गणेश भगवान ने कहा है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो। अब यह भी समझिए कि लालबाग के राजा के दर्शन के दौरान भीड़ को कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है। दरअसल मुंबई के लालबाग का इलाका बहुत ही घनी बस्ती के बीच है। इसी इलाके में भगवान गणपति को लालबाग के राजा के रूप में विराजमान किया जाता है। लालबाग की ज्यादातर गलियां इतनी संकरी हैं कि यहां पैदल ही जा सकते हैं। इसके अलावा यहां मुख्य रूप से आम भक्तों के लिए दो किस्म के दर्शन होते हैं। इन्हें मुख दर्शन और मन्नत के दर्शन के नाम से जाना जाता है। मुख्य दर्शन में भक्तों को मूर्ति के करीब पहुंचने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं, जिसमें उन्हें मूर्ति को स्पर्श करने का मौका नहीं मिलता और करीब 15 से 20 फीट की दूरी से ही लालबाग के राजा के दर्शन करने होते हैं। जबकि मन्नत के दर्शन में बप्पा के चरणों को स्पर्श करने और उस पर माथा टेकने का मौका मिलता है। आमतौर पर मन्नत के दर्शन के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन छुट्टी के दिनों में भीड़ ज्यादा होने पर 18 से 20 घंटे भी लग जाते हैं। इसके अलावा सारे सेलिब्रिटी जैसे फिल्म स्टार, बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, बड़े बिजनेसमैन जैसे वीआईपी इसी मन्नत दर्शन के लिए आते हैं। यहां वीआईपी दर्शन के लिए कोई टोकन या रसीद नहीं है, बल्कि आयोजक इन्हें पंडाल के पीछे अलग अलग गलियों से होते हुए पंडाल के अंदर ले आते हैं और बड़े आराम से दर्शन करवा देते हैं। हालांकि कई बार अगर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी दर्शन के लिए आती है तो कुछ समय के लिए आम भक्तों को मन्नत के दर्शन के लिए रोक भी दिया जाता है। वैसे यहां आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता ही रहता है। कल लालबाग के राजा की प्रतिमा के विराजमान करने की शुरुआत साल 1934 में मुंबई के लालबाग बाजार में की गई। उस समय यहां के कुछ मछुआरे और छोटे व्यापारियों ने इस उत्सव को शुरू किया था। ऐसा माना जाता है कि यहां के लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा को विराजमान किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में यहां लालबाग के राजा की 2 फीट की मूर्ति रखी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों की मन्नतें पूरी होती चली गई वैसे वैसे मूर्ति की ऊंचाई बढ़ती चली गई। अब लालबाग के राजा की मूर्ति की ऊंचाई 20 फीट तक पहुंच चुकी है। कुछ सालों में यह बात पूरे महाराष्ट्र में फैल गई कि लालबाग के राजा के दर्शन करने से इच्छा पूरी होती। 1950 के दशक में लालबाग के राजा मुंबई के सबसे लोकप्रिय गणेश पंडाल के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लालबाग के राजा को नवसाचा गणपति भी कहा जाता है। इसका अर्थ है सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले गणपति। यही वजह है कि लालबाग के राजा के दर्शन के लिए हर वर्ग का इंसान आता है। बड़े बड़े वीआईपी से लेकर आम लोग अपनी इच्छाएं लेकर यहां पर आते हैं। लेकिन जो आयोजक हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि इस पंडाल की शुरुआत, लालबाग के राजा की पूजा पाठ की शुरुआत मछुआरों ने की। आम मछुआरों ने, आम लोगों ने, वो वीआईपी नहीं थे। तो जिन्होंने बनाया, जिन्होंने शुरू किया, उसी आम आदमी की ये इज्जत। और जो पंडाल के आयोजक है, मैं उनसे पूछता हूं, तुम सेलिब्रिटी हो क्या? तुम वीआईपी हो क्या? तुम्हारे साथ ऐसा कोई करता कि गर्दन पकड़ के धकेल देता? तुमको जमता क्या? तुम्हारे परिवार के लोगों के साथ कोई गेट बंद करके भेड़ बकरी जैसा व्यवहार करता, तुमको जमता क्या?